लेकिन इस समय पूरी दुनिया एक ही सवाल पर चर्चा कर रही है और हर व्यक्ति यही जानना चाहता है कि क्या ईरान युद्ध अब खत्म होने वाला है। ईरान में युद्ध विराम के 47 दिनों के बाद पहली बार अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों ही ये स्वीकार कर रहे हैं कि उनके बीच बातचीत चल रही है और किसी भी समय एक बड़े समझौते की घोषणा हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार खुद ईरान भी बातचीत और समझौते की बात को स्वीकार कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम लागू हुआ था और युद्ध समाप्त होने की अटकलों के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले 15 दिनों में तेल के दाम 6% गिरकर इस समय लगभग $95 प्रति बैरल पर आ चुके हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम गिर रहे हैं तो फिर भारत में तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। तो ईरान युद्ध शुरू होने के बाद लगभग 76 दिनों तक भारत ने तेल के दाम नहीं बढ़ाए और इस दौरान पूरी दुनिया के देशों में 2 या 3 बार तेल के दाम बढ़ा दिए गए। सरकार ने देश की जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर 10-10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम की और 1 लाख करोड़ रुपए की छूट दी। इस समय भारत में तेल के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे देश में पूरी दुनिया में सबसे देर से तेल के दाम बढ़े। तेल के दाम नहीं बढ़ाने की वजह से पहले हमारी तेल कंपनियों को हर रोज 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था और इस समय यानी तेल के दाम बढ़ाने के बाद भी प्रतिदिन इन तेल कंपनियों को 600 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। यानी सरकार ने इस समय भी जनता पर तेल की कीमतों का पूरा बोझ अब भी नहीं डाला है। To shield citizens, therefore, and businesses from the steep rise in global crude prices, central excise duty on petrol and diesel was reduced by 10 rupees per litre. The government is estimated to take a revenue impact of over 1 lakh crore on this one score in the year 26-27 because of this one decision. To ensure domestic availability of fuel, export duty or cess was imposed on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel. In order to ensure that, we have imposed a duty on exports. This was done so that domestic consumers, transporters, airlines and businesses get supply stability to protect manufacturing supply chains. Customs duty exemption was granted on specified critical petrochemical products till June 2026. तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे देश में असल में पूरी दुनिया में सबसे देर से तेल के दाम बढ़ाए गए और इसीलिए बार बार तेल के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो तेल के दाम तो बढ़े हैं लेकिन बहुत कम और छोटी छोटी किश्तों में ये दाम बढ़ रहे हैं। अब आप 3 पॉइंट्स में समझिए कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता फाइनल हो चुका है, क्योंकि देखिए अगर ये युद्ध रुक गया तब इसका सीधा सकारात्मक असर आपके जीवन पर भी पड़ेगा, वरना हमारे भी संघर्ष ऐसे ही आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। तो 3 पॉइंट समझिए। पहला, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 23 मई को कहा था कि दोनों देशों के बीच शांति समझौते का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन समझौते को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। दूसरा, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से हॉर्मूज को दोबारा खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम समझौते की बातचीत पर चर्चा की है। और तीसरा, ईरान के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है और इसका एकमात्र एजेंडा है युद्ध को समाप्त करना। दोनों देशों के बीच कई बड़े मुद्दों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन डील अब भी फाइनल नहीं हुई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस समय भारत में है और 24 मई को उन्होंने कहा था कि हॉर्मूज के रास्ते को लेकर कोई अच्छी खबर कुछ ही घंटों में आ सकती है। Iran situation. There'll be, I believe, maybe more news coming out a little bit later today on this topic, and I'll leave it to the president to make further announcements on it. Suffice it to say that some progress has been made, significant progress, although not final progress has been made. They don't own it.
It's an international waterway, and what they are doing now is basically they are threatening to destroy commercial vessels using an international waterway. That is illegal under any concept of international law that governs us, but it's also if we allowed that to become normal, we would be normalizing an unacceptable status quo and setting a dangerous precedent that could be replicated here in this region and in multiple places around the world. अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को आप दो हिस्सों में देख सकते हैं। इसके दो हिस्से हैं, एक है हॉर्मुज को खोलना और दूसरा है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अभी तक की बातचीत से यही संकेत मिलते हैं कि इन दोनों मुद्दों पर एक साथ सहमति बहुत मुश्किल होगी। इस समय पूरी दुनिया जिस चीज से सबसे ज्यादा परेशान है वो है हॉर्मुज का बंद होना, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल की कमी हो गई है। पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और भारत में भी बढ़ रही है। इसलिए इस बात को समझिए कि अगर हॉर्मुज बंद रहता है, तेल की कमी ऐसे ही होती रहती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती चली गईं, तो फिर भारत में एक बार नहीं कई बार तेल के दाम बढ़ाने पड़ेंगे और यही हाल पूरी दुनिया का होगा। इसके अलावा ईरान के परमाणु कार्यक्रम के रुकने से भी ज्यादा जरूरी है इस युद्ध का रुकना, क्योंकि अगर ये युद्ध नहीं रुका तो दुनिया भर में आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा, तेल महंगा होगा, हर देश में महंगाई बढ़ेगी और बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो जाएंगी। इसलिए एक नजरिया यह भी है कि हॉर्मुज और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अलग अलग बातचीत की जाए, इन्हें एक दूसरे के साथ कनेक्ट ना किया जाए। पहले सारी ताकत इस बात पर लगाई जाए कि यह युद्ध किसी तरह रुके और पहले स्थितियां सामान्य हो जाएं और बाद में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को देखें। लेकिन यह युद्ध तो शुरू ही इसलिए हुआ था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोकना था, लेकिन वो तो अब भी नहीं रुका। तो क्या आप इसे डोनाल्ड ट्रंप की हार मानेंगे? इसलिए अब बड़ा सवाल यह है कि ईरान के साथ समझौते को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इतनी जल्दबाजी क्यों है और क्या यह समझौता उनकी हार माना जाएगा? अगर इस समझौते में ईरान का पक्ष देखें तो ऐसा लगता है कि 40 दिनों के युद्ध के बाद भी ईरान झुका नहीं, बल्कि उसने ट्रंप को ही झुका दिया और 47 दिनों के युद्ध विराम के बाद भी ट्रंप ईरान पर किसी भी तरह का कोई आर्थिक, कूटनीतिक या मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में सफल नहीं रहे। इस समझौते को लेकर ईरान ने साफ कहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत का उद्देश्य अभी सिर्फ युद्ध को खत्म करना है। सबसे बड़ी बात यह कि ईरान ने स्पष्ट किया है कि इस बातचीत में ना तो हॉर्मुज के नियंत्रण का मुद्दा शामिल है और ना ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम का। तो फिर यह सोचिए कि इस बातचीत में किस चीज पर चर्चा हो रही है। अगर हॉर्मुज पर भी नहीं हो रही, परमाणु हथियारों पर भी नहीं हो रही, तो अमेरिका बातचीत किस चीज पर कर रहा है? लेकिन ट्रंप शुरुआत से ही हॉर्मुज और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को ही सबसे बड़ा मुद्दा बताते चले आ रहे हैं। वो अब भी यही कह रहे हैं कि हम इसी पर बात करेंगे और यही वजह है कि अब ऐसा लग रहा है कि पूरी बातचीत ईरान की शर्तों पर ही आगे बढ़ रही है। ईरान ने अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी को अवैध बताया है और कहा है कि अमेरिका को हर हाल में ये नाकेबंदी खत्म करनी ही होगी। इसके बाद ही ईरान हॉर्मुज में समुद्री जहाजों को आने जाने की अनुमति देगा। ईरान ने यह भी आरोप लगाया है कि अमेरिका बार बार अपना स्टैंड बदलता रहता है, जिसकी वजह से बातचीत अटकी हुई है। दूसरी तरफ ट्रंप कहते तो यही हैं कि उन्हें समझौते की कोई जल्दबाजी नहीं, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें वाकई काफी जल्दबाजी है। असल में अगर आप इस युद्ध को देखें तो जब युद्ध शुरू हुआ था तब अमेरिका इसे कुछ ही दिनों में खत्म कर देना चाहता था, यानी युद्ध को खत्म करने की जल्दबाजी थी अमेरिका को और इसीलिए उसने पूरा जोर शुरुआती 3-4 दिनों में ही लगा दिया था। लेकिन ईरान इस युद्ध को धीरे धीरे लड़ना चाहता था, इस युद्ध को लंबा खींचना चाहता था और वो चाहता था कि अमेरिका इस युद्ध से थक जाए। वो अमेरिका को थकाना चाहता था। अब बातचीत के मामले में भी ईरान की यही रणनीति है। वो इस समझौते की बातचीत को बहुत लंबा खींचना चाहता है और चाहता है कि अमेरिका थक जाए। ईरान ने आज फिर कहा कि यह बातचीत अगले 60 दिनों तक जारी रहेगी, यानी 2 महीने तक यह बातचीत चलती रहेगी। और अब पूरी बातचीत को देखकर ऐसा लगता है कि युद्ध विराम पर ट्रंप अनजाने में ईरान की लिखी हुई स्क्रिप्ट को ही शायद फॉलो कर रहे हैं। यानी ईरान ने पहले युद्ध के मैदान में अमेरिका को जीतने नहीं दिया और अब बातचीत में भी ईरान की ही मर्जी चल रही है। اینکه در زمینه بخش زیادی از موضوعات مورد گفتگو ما به یک
جمع‌بندی رسیدیم امر درستی است. اما اینکه بگیم که این به معنای این هست که امضای یک توافق قریب الوقوع است، کسی نمیتواند چنین ادعایی بکند، به همون دلایلی که بخشش خودتون گفتید، به دلیل اینکه سیاست ورزی و تصمیم گیری در آمریکا دچار نوعی تذبذب نهادینه شده، گرفتار چنین وضعیتی شده. ما در این توافق بحثی در مورد جزئیات نداریم. अपने लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने उन अमेरिकी नेताओं और आलोचकों पर हमला किया है जो ईरान डील को लेकर उनकी आलोचना कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि ईरान डील या तो बहुत शानदार होगी और या फिर होगी ही नहीं। ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ उनका समझौता पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की न्यूक्लियर डील की तरह कमजोर नहीं होगा। आपको याद होगा वर्ष 2015 में पश्चिमी देशों और ईरान के बीच एक परमाणु समझौता हुआ था और इसमें ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स की जांच करने की अनुमति दे दी थी। ईरान मान गया था इस बात के लिए कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं वो आके देख सकती हैं हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को और वो चेक कर सकती हैं कि हम परमाणु हथियार बना रहे हैं या नहीं। और इसके बदले में अमेरिका और यूरोपीय देशों ने ईरान पर लगे अपने कई बड़े सैंक्शंस हटा दिए थे। वर्ष 2018 में राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद ही ये समझौता तोड़ दिया था। ट्रंप का आरोप है कि ओबामा के इसी समझौते ने ईरान के लिए अपने परमाणु हथियारों तक पहुंचने का रास्ता साफ किया था। अब आप ताकत का संतुलन देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ ईरान जैसा देश है जिस पर अमेरिका ने आज से नहीं 45 वर्षों से न जाने कितने सारे प्रतिबंध लगाए हुए हैं। ईरान अपना तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं बेच सकता। ईरान का लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपया पश्चिमी देशों के बैंकों में फ्रीज कर दिया गया। कोई भी विकसित पश्चिमी देश ईरान को किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं दे सकता, जिसकी वजह से ईरान की एयरफोर्स के फाइटर जेट्स और दूसरे सिविलियन एयरक्राफ्ट लगभग बेकार हो गए और आज भी ये विमान जुगाड़ से चल रहे हैं। और आप सब ये जानते हैं कि ईरान की जो वायुसेना है वो लगभग बेकार हो चुकी है, क्योंकि उसके पास विमानों को उड़ाने के लिए ना तो स्पेयर पार्ट्स हैं, ना ही टेक्नोलॉजी है, और वो कहीं से भी इसकी टेक्नोलॉजी ले नहीं सकता चीन जैसे देशों को छोड़कर। यानी ईरान की अर्थव्यवस्था पहले ही बहुत कमजोर कर दी गई। विदेशों से आने वाली सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी को ब्लॉक कर दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान को अलग थलग कर दिया गया। तो ईरान में बचा ही क्या होगा? ऐसे कमजोर देश पर अमेरिका और इजराइल जैसी दो शक्तिशाली सेनाओं ने मिलकर एक साथ हमला किया और फिर उसे पूरी तरह से वो तब भी नहीं तोड़ पाए और ना ही ईरान को तब भी झुका पाए। यानी एक तरफ अकेला ईरान है और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल दोनों की मिलकर सेना सामने खड़ी है। तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन आज जो हमारा पहला विश्लेषण आपके लिए था वो ये कि हो सकता है कि ईरान युद्ध जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि यहाँ भारत में भी जब भी आप किसी से मिलते हैं, हमसे भी लोग मिलते हैं, तो यही पूछते हैं कि ये बताइए कि युद्ध कब खत्म होगा। तो अभी ऐसा लगता है कि ये युद्ध समाप्ति की ओर जा रहा है।